एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सरोज एंड आज क्लास 7th में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एसएससी माइंस अंदर का एग्जाम जो है वो होगा, तो लास्टली वही बचा है। तो इसीलिए जो है ये जो क्लास है बेसिकली हम सारा ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। जैसे कि आप देख पाओगे आज के इस वीडियो में क्लास 7th में हम वर्कमैन इंस्पेक्टर और सेफ्टी कमेटी देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? वर्कमैन इंस्पेक्टर और सेफ्टी कमेटी। माइंस रूल 1955 ओपन करो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और जो की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखते हुए इस क्लास को देखना है। ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सबको नहीं याद रख सकते, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत मेजर जो की पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए क्लास को देखना है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो चैप्टर 4B। ठीक है, चैप्टर 4B में आपको मिलेगा। चैप्टर 4B में क्या मिलेगा आपको? वर्कमैन इंस्पेक्टर और सेफ्टी कमेटी। बहुत बढ़िया। किस रूल में? रूल 29Q में आपको वर्कमैन इंस्पेक्टर मिलेगा और रूल 29T में आपको सेफ्टी कमेटी मिलेगा। समझ में आया? ये तो मेजर लाइन हो गया कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ आती है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे वर्कमैन इंस्पेक्टर से। रूल 29Q हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप सब रूल 1A क्लॉज देख रहे हो। इसमें आप देख रहे हो सब रूल 1 का क्लॉज A, फॉर एवरी माइन वेयर इन 500 और मोर पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे कहता है कि जिस माइन में 500 या 500 से ज़्यादा ऑर्डिनरी जो एम्प्लॉयड होंगे, है ना, माइंस में जो भी एम्प्लॉयड वर्कर्स जो हैं वो एम्प्लॉयड होंगे 500 या 500 से ज़्यादा, तो जो ऑनर एजेंट और मैनेजर होगा, कह रहा ऑनर एजेंट या फिर मैनेजर, ठीक है, शैल डेजिग्नेट 3 suitably qualified employees of the mine in consultation with the registered trade union in the mine, and where there are more than one registered trade unions, the union recognized as per procedure in practice or most representative union as per the membership required at that point of time। तो कुल मिला के ये है कि रामायण कथा बता देंगे, इतना लंबा सा लिख देंगे कि क्या बताएं। आप इसी चीज़ को छोटा करके लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हम पूरा रामायण कथा लिखेंगे पूरा, है ना, पूरा बताएंगे, परेशान करेंगे। कुल मिला के ये समझो कि जो ऑनर एजेंट मैनेजर होता है वो 3 सुटेबली, ठीक है, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज जो होंगे माइन में, उनको क्या कर सकता है? डेजिग्नेट कर सकता है। समझ रहे हो? मतलब जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगी उनसे कंसल्टेशन करके। और लेकिन अगर जहाँ पे एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होंगे उस केस में क्या होगा? तो यूनियन रिकग्नाइज करेगा एज पर जो प्रोसीजर है प्रैक्टिस का, कि जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनियन होगा मेंबर में, उनके रिकॉर्ड्स को देखते हुए जो है उस टाइम अपॉइंट किया जाएगा या उनसे कंसल्टेशन लेके किया जाएगा। ये जो 3 क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेजिग्नेट किया जाएगा। समझ रहे हो? उसके बाद वो क्या लिखा है? एंड इफ देयर आर नो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अगर वहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है तो फिर क्या करेंगे? इन कंसल्टेशन विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन एज टेक्निकल एक्सपर्ट टू कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ द माइन ऑन बिहाफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड देयरइन। तो यहाँ पे कहता है कि अगर मान लीजिए वहाँ पे ट्रेड यूनियन, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हैं वो अगर नहीं है वहाँ पे, तो किसकी कंसल्टेशन से करेंगे ये काम? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वर्कमैन के, उनसे कंसल्टेशन करेंगे, जो कि जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स होगा उससे, ठीक है, ताकि वो इंस्पेक्शन करे माइंस का इनके बिहाफ पे, मतलब वर्कर्स के बिहाफ पे जो है, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके बिहाफ पे जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाए। और वो जो है हर एक माइनिंग ऑपरेशन से होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से होगा और एक मैकेनिकल इंस्टॉलेशन से होगा। समझ रहे हो? इस तरीके से होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन एक्सीड। अगर अब कहता है यहाँ पे कि अगर मान लो माइंस में जो पर्सन एम्प्लॉयड हो वो मान लो 1500 से ज़्यादा हो जाते हैं, उस केस में द वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी असिस्टेड बाय एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर इन माइनिंग डिसिप्लिन फॉर एवरी 1000 पर्सन और पार्ट देयर हो। अब कहता है कि मान लीजिए माइंस में जो है 1500 से ज़्यादा पर्सन जो एम्प्लॉयड है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर जो होगा वो एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर के साथ उसको असिस्ट किया जाएगा। मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर उसको असिस्ट करेगा, वर्कमैन इंस्पेक्टर को एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर उसको असिस्ट करेगा जो कि माइनिंग डिसिप्लिन से होगा, और हर 1000 पर्सन पे जुड़ने पे जो है एक वर्कमैन इंस्पेक्टर यहाँ पे इनको असिस्ट करेंगे। समझ रहे हो? तो ये एक तो की पॉइंट्स हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपसे, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे सब क्लॉज बी, यहाँ पे देख पा रहे हो क्लॉज बी में लिखा है इन एवरी माइन द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल कॉन्स्टिट्यूट इन द मैनर लेड डाउन इन क्लॉज ए a panel of workman inspector who may serve as substitute during absence of regular workers inspector। यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जो रेगुलर वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है अगर वो नहीं है उनके एब्सेंस में, तो कौन इसको देखेगा, है ना। तो पैनल जो होती है वर्कमैन इंस्पेक्टर की वो यहाँ पे सर्व करेगा। समझ रहे हो? ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन द पैनल देयर शैल बी एटलीस्ट 1 वर्कमैन इंस्पेक्टर ईच फॉर माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंस्टॉलेशन ऑपरेशन। अब कहता है कि पैनल में भी ये नहीं है कि पैनल में बस पहुंच गए हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर, नहीं, तो यहाँ पे कहता है कि पैनल में भी एटलीस्ट 1 वर्कमैन इंस्पेक्टर होना चाहिए, कोई भी फील्ड से, इस 3 फील्ड से, मतलब माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्टॉलेशन ऑपरेशन की फील्ड से। समझ रहे हो? ऐसा।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो सब रूल 2 दिया है, नो पर्सन शैल एक्ट एज अ वर्कमैन इंस्पेक्टर ऑफ माइन अनलेस। अब यहाँ पे कहता है कि ये नहीं है कि कोई यूँ पहुंच जाएगा वर्कमैन इंस्पेक्टर बन गए हाँ माइन में। तो यहाँ पे कहता है कोई भी पर्सन वर्कमैन इंस्पेक्टर के तौर पे काम नहीं करेंगे जब तक कि, देखो यहाँ पे कि क्लॉज ए में लिखा है ही पोजेसेस एन ओवरमैन और फोरमैन सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर द एक्ट। उसके पास पहली बात तो ओवरमैन या फिर फोरमैन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पहली बात। और उसके सब यहाँ पे देखो क्लॉज ए का सब क्लॉज A1 कहता है इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिकल मशीनरी इंस्टॉल इन माइंस अ पर्सन होल्डिंग अ वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इशू अंडर सब रूल। ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो इंस्टॉल होते हैं माइंस में, जो पर्सन होगा उसके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो कि माइनिंग इंस्टॉलेशन और बेसिकली पूरे कवर करता है। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंस की बात करें कि मशीन्स माइंस में आप देखते होंगे, उसके संदर्भ में जो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा वो क्या करेगा, मशीनरी का जो सेफ वर्किंग ऑर्डर है मशीनरी का माइंस में, वो सबको सिक्योर करना, वो सबको देखना, बेसिकली ये काम है इनका। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बीइंग नॉट लेस इन स्टेटस देन दैट ऑफ ओवरमैन माइन फोरमैन एंड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर शैल बी डेजिग्नेटेड। तो अगर हम स्टेटस की बात करें तो ये जो स्टेटस है इसका ओवरमैन माइन फोरमैन और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से कम नहीं होगा, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, समझ लो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्लॉज बी क्या कहता है, ही हैज एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन माइन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 years इन वर्किंग ऑफ माइंस फॉर विच ही इज नॉमिनेटेड। एक क्वेश्चन यहाँ से भी मान लो, कहता है कि उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइंस में और 2 साल का वर्किंग होना चाहिए माइंस में, जिसके लिए वो नॉमिनेट किया गया है। समझ रहे हो, ये यहाँ पे समझ में आ गया। आगे क्लॉज सी देखो, he has undergone an orientation training course for workman inspector consisting of not less than 30 lectures and demonstration of not less than 2 hours duration each in accordance with the syllabus specified by and the center approved by chief inspector by a general or special order। एक क्वेश्चन यहाँ है ना, डबल क्वेश्चन मार लो, काहे कि ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कहता है जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, उसको क्या करना होगा, मतलब ट्रेनिंग कोर्स के लिए उसको जाना होगा वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए, तो उसको 30 लेक्चर जो है वो अटेंड करने होंगे बेसिकली। और वो जो लेक्चर है वो 2 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, मतलब हर लेक्चर जो है वो 2 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, इतना इसको अचीव करना होगा, मतलब ट्रेनिंग कोर्स करना होगा, समझ रहे हो। तो ये जो सिलेबस है इसको स्पेसिफाई किया जाता है सेंटर के द्वारा और अप्रूव किया जाता है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा एक जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर पास करके, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कहता है सब रूल 3 क्या कहता है, The workman inspector shall perform the duties mentioned in clause A of sub rule 1 of rule 29R for 2 days in every week. On remaining day of the week, he shall perform his normal duties unless called upon to perform the duty mentioned in clause। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है बेसिकली कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होगा वो अपना ड्यूटीज पे कैसे परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे कहता है फॉर 2 days इन एवरी वीक, हर वीक में 2 दिन ये काम करेगा। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार लो यहाँ से आ सकता है। ऑन रिमेनिंग डे ऑफ द वीक ही शैल परफॉर्म हिज नॉर्मल ड्यूटी अनलेस अपन कॉल द परफॉर्म ड्यूटी। मतलब जो बचे दिन है उसमें क्या कह रहा है कि ये अपना नॉर्मल ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जब तक कि उसको कोई स्पेशल मतलब कोई मतलब मेंशन ना किया जाए ड्यूटी परफॉर्म करने के, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ओके, अब यहाँ पे सब रूल 4 देखो, क्लॉज ए क्या कहता है, द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल अफोर्ड द वर्कमैन इंस्पेक्टर ऑल रिजनेबल फैसिलिटी फॉर मेकिंग एनी एंट्री इंस्पेक्शन मेजरमेंट एग्जामिनेशन और इंक्वायरी इन कनेक्शन विद हिज ड्यूटीज। तो यहाँ पे बेसिकली कहना चाह रहा है कि जो ऑनर एजेंट मैनेजर होता है वो वर्कमैन इंस्पेक्टर को सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, जो कि एक मतलब कह लो कि फैसिलिटीज़ जो भी प्रोवाइड करेगा, मतलब अगर माइन में एंट्री करना है, इंस्पेक्शन करना है, मेजरमेंट करना है या फिर कोई इंक्वायरी करनी है अपनी ड्यूटी से रिलेटेड उसको, तो वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा ऑनर एजेंट मैनेजर, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो क्लॉज बी क्या कहता है, एन ऑफिशियल ऑफ द माइन शैल कंपनी द वर्कमैन इंस्पेक्टर ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन। तो जो ऑफिशियल होगा माइन का वो कंपनी मतलब उसको ज्वाइन कर सकता है वर्कमैन इंस्पेक्टर को जब भी वो इंस्पेक्शन करेगा अपना। तो समझ में आया। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कौन ज्वाइन कर सकता है, तो ऑफिशियल ऑफ द माइंस का जो ऑफिशियल है वो ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लॉज सी, द वर्कमैन इंस्पेक्टर मे कैरी आउट हिज इंस्पेक्शन एट एनी टाइम। मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है अपना इंस्पेक्शन किसी भी टाइम कैरी कर सकता है, समझ रहे, मतलब कभी भी शुरू कर सकता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब यहाँ पे देखो सब रूल 5 कहता है, when there occur an accident or dangerous occurrence in or about a mine, the owner agent or manager shall forthwith inform the concerned workman inspector about the incident or the occurrence। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई बच्चा ये बताइए कि जो कि माइन में मान लीजिए कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी डेंजरस आपातकाल स्थिति आ जाती है ना, तो उस केस में कौन जो है वो कंसर्न वर्कमैन इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा एक्सीडेंट और अकरेंस के बारे में। तो ऑनर एजेंट मैनेजर, समझ रहे, ऑनर एजेंट और मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है कि ऑनर एजेंट मैनेजर किसको इन्फॉर्म करेगा, वर्कमैन इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा इस डेंजर एक्सीडेंट में या फिर अकरेंस के बारे में। समझ गए। तो यहाँ पर रूल 6 देखिए, द वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल नॉट एक्सरसाइज पावर टू इम्पीड और ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द माइन।
तो यहाँ पे कहता है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है वो अपना पावर इस तरीके से यूज़ नहीं करेगा कि हम उसको डीले कर रहे हैं या फिर उसको समझ रहे हो मतलब देरी कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उसमें कुछ बाधा डाल रहे हैं जो भी वर्किंग्स हो रही है माइंस की, ऐसा काम नहीं करेगा वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रूल 7 देखो, अ वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड अंडर सब रूल shall, unless he resign from his office, hold for a period of 3 years from the date of his nomination and shall be eligible for 1 re-nomination। अब अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि जब तक वो रिजाइन नहीं करता अपने ऑफिस से तो वो 3 साल के लिए उस पोजीशन पे रहेगा जब से उसका नॉमिनेशन हुआ है, और री नॉमिनेशन के लिए भी वो एलिजिबल है। एक बात समझ रहे हो, ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, मतलब इस स्टेटमेंट से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब रूल 8 देखिए, no honor agent or manager shall take any action against a workman inspector for any of his action in the discharge of his duty and function laid down in this rule। अब यहाँ पे आ गया एकदम सिम्बा जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है अपना जो भी एक्सरसाइज, जो भी अपना एक्शन लेगा, जो भी अपना ड्यूटीज और फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना, तो उसके रिलेशन में कोई भी ऑनर एजेंट मैनेजर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है। समझ रहे हो, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आया भी है, तो आपसे बोल सकता है कि कोई भी ऑनर एजेंट मैनेजर, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कौन एक्शन नहीं ले सकता वर्कमैन इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग। तो कोई भी जो भी अपना ड्यूटीज फंक्शन परफॉर्म करेगा, डिस्चार्ज करेगा वर्कमैन इंस्पेक्टर, तो कौन उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है, तो ऑनर एजेंट मैनेजर्स। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखो रूल नंबर 29 आर, इसमें लिखा है ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। और वर्कमैन इंस्पेक्टर की ड्यूटीज देख लेते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे देखो सब रूल 1 कहता है द ड्यूटीज ऑफ द वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी, क्लॉज ए कहता है टू इंस्पेक्ट ऑल शार्प इंक्लाइन रोड्स, वर्क प्लेस एंड इक्विपमेंट देयर एट इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट फॉर कन्वीनियंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे कहना है बेसिकली वर्कमैन इंस्पेक्टर काम क्या है, ड्यूटीज क्या है, देखो कि सारी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, मतलब शाफ्ट इंक्लाइन रोड्स या फिर वर्क प्लेस हो गया, या वो जो इक्विपमेंट है वहाँ रखे हुए हैं, जिसमें आपका इक्विपमेंट में सारा आ जाएगा, जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वर्कर्स का, तो जो बेसिकली वर्कर्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, कन्वीनियंस जो है मीडियम है, वो सबको हम इंस्पेक्ट करना, इनका काम है वर्कमैन इंस्पेक्टर का। ठीक है, अब क्लॉज बी कहता है इन केस ऑफ एनी अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर दैट कम्स टू हिज नोटिस टू इन्फॉर्म द मैनेजर एंड इंस्पेक्ट अबाउट द सेम टू सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स नेसेसरी टू अवॉइड द डेंजर। तो बेसिकली यही होता है कि कोई भी अर्जेंट या इमीडिएट डेंजर मतलब आ जाता है, तो उसका जो नोटिस है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा मैनेजर को, और जो रेमेडियल मेजर्स है नेसेसरी जिसको डेंजर को अवॉइड कर सके वो सब हम वहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा इनको। ठीक है, ये काम है इनका वर्कमैन इंस्पेक्टर का, समझो। अब क्लॉज सी कहता है टू कंपनी द इंस्पेक्टर इन द कोर्स ऑफ कंप्लीट इंस्पेक्शन ऑफ द माइन एंड ऑल्सो ड्यूरिंग अदर इंस्पेक्शन एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द इंस्पेक्टर। अब यहाँ कहता है कि ये जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है ये किसको कंपनी देंगे, ये इंस्पेक्टर को कंपनी देंगे इन कोर्स ऑफ कंप्लीट इंस्पेक्शन, जब कंप्लीट इंस्पेक्शन करना होगा माइंस का तब, और ऑल्सो कि अदर इंस्पेक्शन करना है तब भी वहाँ पे ये इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सब रूल 2 कहता है द वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल रिकॉर्ड अ फुल रिपोर्ट ऑफ मैटर असर्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन इन द इंटरलीव पेजेस एंड बाउंड्री रजिस्टर केप्ट फॉर पर्पस इन माइन। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको मैंने बताया था रूल 29 आप देखोगे वहाँ पे आपको मैंने जब फॉर्म्स के बारे में बताया था, है ना, फॉर्म्स कैसे याद रखोगे, मैंने आपको बताया था कि फॉर्म यू में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, वर्कमैन इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो यहाँ इस लाइन से आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि फॉर्म यू में जो है इंस्पेक्शन दिया हुआ है, कि जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है वर्कमैन इंस्पेक्टर का वो किसमें दिया है, फॉर्म यू में। ओके, वर्कमैन इंस्पेक्टर मेकिंग द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फोर्सेस शैल ड्यूली साइन सच एंट्रीज विथ डेट एंड टेक अ कॉपी ऑफ एंट्रीज ऑफ दिस रिकॉर्ड। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 29S रूल 29S में है एक्शन ऑन द रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। अब क्या एक्शन लिया जाएगा वर्कमैन इंस्पेक्टर के रिपोर्ट पे, यहाँ पे देखो The honor agent or manager of mine shall enter in the registered mention in sub rule of rule 29R, ठीक है, within a period of 15 days from the date of entry in the registered remark thereon showing the remedial measures taken and the date on which such action was taken। तो यहाँ पर बेसिकली इंस्पेक्शन की बात हो रही है कि जो ऑनर एजेंट मैनेजर होता है माइन का, ठीक है, उसको रजिस्टर में एंट्री करना होगा, जो कि मेंशन है रूल आपका 29R में, 15 दिन के भीतर। ठीक है, 15 दिन के भीतर जो है वो डेट में एंट्री करना होगा, और जो वहाँ पे रिमार्क बना होगा कि जो वहाँ पे रेमेडियल मेजर्स लिए गए हैं और किस डेट पे जो वो एक्शन लिया गया है वो सब कुछ मतलब इंटर करना होगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन केस ऑफ एनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड ऑनर एजेंट मैनेजर अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट विद रिमार्क बियॉन्ड रिगार्डिंग सच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शैल बी सेंड बाय द ऑनर एजेंट मैनेजर टू द चीफ इंस्पेक्टर। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए कोई डिफरेंस मतलब आने लगा है ओपिनियन में वर्कमैन इंस्पेक्टर और ऑनर एजेंट और मैनेजर के बीच में, तो उसका जो कॉपी है मतलब एक कॉपी बनाया जाएगा उस रिपोर्ट का, और रिमार्क को उसको हाईलाइट किया जाएगा कि क्या इनका डिफरेंस है ओपिनियन में, और उसको भेजा जाएगा ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा, किसको भेजा जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा। ठीक है, फॉर इंस्पेक्शन मतलब फर्दर डिसीजन के लिए। समझ में आया।
अब यहाँ पर रूल 29T कहता है सेफ्टी कमेटी के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं फटाफट। फॉर एवरी माइन वे मोर देन 100 पर्सन और आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ सेफ्टी कमेटी फॉर प्रमोटिंग सेफ्टी इन द माइंस। कहता है कि हर माइंस में, किसी भी माइन में अगर मान लीजिए 100% से ज़्यादा पर्सन वहाँ पे एम्प्लॉयड हो गए हैं, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हो गए हैं, तो ऑनर एजेंट मैनेजर जो है एक सेफ्टी कमेटी का गठन करेगा। किस लिए करेगा? सेफ्टी के लिए करेगा माइंस में। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिए। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सेफ्टी कमेटी का गठन कब करेंगे? कितने परसेंट ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे कहते हैं हर माइन में अगर 100% से ज़्यादा एम्प्लॉयड हो गया है तब हम सेफ्टी कमेटी का गठन करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो है इसको हम आगे बढ़ते हैं। रामायण कथा लिखा है, देखो। सेफ्टी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द मैनेजर हु शैल बी द चेयरमैन। तो मैनेजर जो है वो चेयरमैन होगा बेसिकली। 5 ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन्स ऑफ द माइंस 5 नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। अब यहाँ पे देखो 5 ऑफिशियल्स या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन्स हो सकते हैं माइंस की, जो कि चेयरमैन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे या नॉमिनेट किए जाएंगे बेसिकली। समझ में आ गया? तो यानी कि एक मैनेजर हो गए और यहाँ पे 5 ऑफिशियल्स हो गए। अब यहाँ पे देखो 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाय द वर्कमैन ऑफ द माइंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइबिंग क्लॉज। ये है, ठीक। तो 5 वर्कमैन हो जाएंगे जो कि वर्कमैन जो माइंस का होगा उसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो डी लिखा है, वर्कमैन इंस्पेक्टर वेयर सो डेजिग्नेटेड। तो यहाँ पे वर्कमैन इंस्पेक्टर लिखो। आप ऊपर देख पा रहे हो ध्यान से कि यहाँ पे लिखा हुआ कि द मैनेजर हु शैल बी चेयरमैन। तो मैनेजर एक ही होगा, ठीक। यहाँ पे देखो लिखा है बाकायदा 5 ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन। तो 5 ऑफिशियल या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन्स होंगे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 5 वर्कमैन लिखा हुआ है, बस का जो है लिखा है कि 5 वर्कमैन होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर वेयर सो डेजिग्नेटेड, मतलब कि उनके किसी फील्ड से ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ पे 3 ही लेंगे हर फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, ऐसा नहीं लिखा है, किसी फील्ड से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक वर्कमैन इंस्पेक्टर। समझ रहे हो? उसके बाद आपका देखो सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि जो सेफ्टी ऑफिसर, और वेयर देयर इज नो सेफ्टी ऑफिसर द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल नेक्स्ट टू द मैनेजर हु शैल एक्ट एज अ सेक्रेटरी टू द कमेटी। तो कहता है कि सेफ्टी ऑफिसर को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यानी एक यहाँ से हो गया, या फिर अगर सेफ्टी ऑफिसर नहीं है तो वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल होगा मैनेजर के बाद, उसको हम एज अ सेक्रेटरी ट्रीट करेंगे। तो 5, 5, 10, 11, 12, 13, तो बेसिकली 13 लोग हो जाएंगे यहाँ पे। सेफ्टी कमेटी में कितने मेंबर्स टोटल? 13 मेंबर्स। ओके, यहाँ पे समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे देखोगे कि 29V लिखा है। रूल 29V में क्या है? फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी। अब सेफ्टी कमेटी का फंक्शन भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे सब रूल 1 लिखा है। फंक्शंस कमेटी का देखेंगे, टू डिस्कस रेमेडियल मेजर्स अगेंस्ट द अनसेफ कंडीशन एंड प्रैक्टिस इन द माइन एज पॉइंटेड आउट इन द रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर और अदर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कमेटी एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। तो बेसिकली सेफ्टी कमेटी का फंक्शंस क्या होता है वही यहाँ पे बताया गया है कि जो रेमेडियल मेजर्स हैं, मतलब जो भी अनसेफ कंडीशंस हैं, मतलब अनसेफ कंडीशन जो है उनके अगेंस्ट में जो है क्या रेमेडियल मेजर्स हम दे सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। और जो प्रैक्टिसेस होते हैं माइंस में उनको पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट आउट किया गया होगा वर्कमैन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में। तो वही सबको जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देंगे बेसिकली ये। अब यहाँ पे रूल 2 है। यहाँ पे सब रूल 2 कहता है टू कंसिडर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी ऑपरेशन इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ माइन और कमीशनिंग ऑफ न्यू इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू माइन टेक्निक द प्रपोज सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स इंक्लूडिंग रिलेटेड कोर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड टू मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे लिखा है कोई भी कमेंसमेंट, मतलब कोई भी ऑपरेशन को कमेंस करने से पहले किसी भी डिस्ट्रिक्ट में माइन के, मतलब जो भी न्यू इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्टॉलेशन या फिर जो न्यू माइनिंग टेक्निक्स को हम इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कमीशन कर रहे हैं, तो पहले ये इंश्योर होना चाहिए कि वो हेल्दी मेजर्स हम अपनाएं। समझ रहे हो? ऐसा। अब यहाँ पे सब रूल 3 कहता है टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। तो ये तो बहुत ईजी है, देख लेते हैं आगे। रूल 4 टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट सेफ्टी कैंपिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है। रूल 5 कहता है टू मीट एटलीस्ट वंस इन 30 days टू कंसिडर द मैटर प्लेस्ड बिफोर इट एंड एनी मैटर दैट मे बी रेज्ड बाय द मेंबर एंड सच मेंबर रिकमेंडेड एज इट मे बी डीम फिट। तो मतलब जो मीटिंग है वो एटलीस्ट 30 days में एक बार होना होगा। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेफ्टी कमेटी है वो मीटिंग जो करेगी वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, कितने दिन के अंदर? तो समझ लो 30 दिन में एक बार होना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे 6 टू सर्व एज ए फोरम फॉर कम्युनिकेशन सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैटर। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट है हमारा रूल 29W कहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी कमेटी। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो भी रिकमेंड किया जाएगा सेफ्टी कमेटी को द्वारा, उसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी कमेटी शैल इंडिकेट टू द सेक्रेटरी टू द सेफ्टी कमेटी द एक्शन टेक टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। अभी आपसे क्वेश्चन आपसे एक पूछेगा कि इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है तो कितने दिन पहले जो है हम ये रिकमेंडेशन अपनाएंगे। देखो यहाँ पे ऑनर एजेंट मैनेजर जो है 15 दिन के पहले, मतलब 15 दिन के भीतर, जिस दिन से वो डेट ऑफ रिसिप्ट जो है रिकमेंड करी गई है सेफ्टी कमेटी के द्वारा, वो इंडिकेट करेगा सेक्रेटरी को, यानी कि जो सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी उसको इंडिकेट करेगा ताकि जो एक्शंस है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए बेसिकली। ठीक है। तो 15 दिन के भीतर ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अब आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक काम मैं ये करूंगी कि मैं 10 कदम राउंड जो नेक्स्ट लेके आऊंगी उसमें इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर और सेफ्टी कमेटी के, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप उसको जो है अटेम्प्ट जरूर करिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा कि आप जो है क्लास आपको समझ में आया थी थियरी से कि नहीं, ठीक है, आप उसका अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, आउट ऑफ 10 कितना स्कोर कर रहे हो आप, ये सब ध्यान में रखिएगा। बाकी आप यहाँ पर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मंडे टू फ्राइडे जो है डेली क्विज हो रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको एसएससी या माई खिदार का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लेनी है तो। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप यहीं पे कांटेक्ट करिएगा हमें। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे और करियर इन एक्शन को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।